नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें लाखों लोगों के साथ हजारों बहनें भी शामिल हुई। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोट क्लब पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम को याद करते हुए कहा कि विजय का उत्साह एवरेस्ट से भी ऊंचा है। उन्होंने भोपाल के ऐतिहासिक बड़े तालाब को नई ऊर्जा और संकल्प का प्रतीक बताते हुए कहा कि तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि भोपाल का ताल कश्मीर की डल झील के समकक्ष विकसित किया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राजधानी में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि भोपाल पूरी तरह तिरंगामय है। मन में तिरंगा, दिल में तिरंगा, यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और लाहौर में भी एक दिन भारत का तिरंगा लहराएगा। उन्होंने बताया कि भगत सिंह लाहौर में पैदा हुए थे, वो भी भारत की भूमि है। एक दिन तिरंगा वहां भी लहराएगा। कार्यक्रम में ड्रम और बैंड की धुन पर देशभक्ति गीत गूंजते रहे। भीड़ में देशभक्ति का जोश साफ झलक रहा था। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस तरह के आयोजनों के पीछे सियासी संदेश छिपा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि यह महज देशभक्ति का उत्सव है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा। ये शिकारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना भविष्य के अच्छे कार्यक्रम की तरह आकर्षित कर रहे हैं। भविष्य में कश्मीर के साथ साथ भोपाल में भी हम अपने झील का उसी प्रकार से आनंद लेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे काम कर रही है। भविष्य की दृष्टि से आने वाले कार्यक्रम में अब भोपाल और प्रदेश में कोई भी आएगा तो इस भोपाल की झील का भी आनंद लेगा। इस भावना के साथ मेरी अपनी ओर से सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई। तो क्या बुरी बात है? जब देश की आजादी के लिए युद्ध हुआ था, भगत सिंह तो लाहौर में पैदा हुए थे, ऊधम सिंह भी वहां पैदा हुए थे, शहीद हेमू कालानी भी वहां पैदा हुए थे। जहां जहां मेरे शहीद पैदा हुए हैं वो देश जिन्ना के बाप का देश नहीं है साहब, वो मेरी भारत भूमि है। आज नहीं तो कल जिन्ना और नेहरू की गलती के कारण जो विभाजन हुआ है वो ना हमने कल स्वीकार किया था, ना हमने आज स्वीकार किया है। आज नहीं तो कल लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराकर शहीदों को नमन करेंगे और अखंड भारत का सपना साकार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, विधायक रामेश्वर शर्मा को आप सुन रहे थे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए बूट क्लब की, और साथ ही तिरंगा जो रैली निकली है उसमें देशभक्ति का जज्बा और जोश नजर आया है। हजारों तिरंगे लहराते हुए लोग नजर आए। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता सागर कसेरा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राहुल राज इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सागर कसेरा जी, आपके साथ में शुरुआत कर रहा हूं। कैसे देखें इस पूरे तिरंगा अभियान को हम? पहला रिएक्शन आज की चर्चा में आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द फर्स्ट पार्ट। जैसे कि आपने भी पूरी तरीके से ब्रीफ किया ही है कि किस प्रकार प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा अपना काम कर रही है और वो पूरे प्रदेश में भ्रमण कर इसे एक जन आंदोलन बनाने में उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन क्योंकि आज हम 14 तारीख को ये बात कर रहे हैं, तो 14 अगस्त का दिन सिर्फ आजादी की पूर्व संध्या मात्र नहीं है, ये वो तारीख भी है जब भारत माता की कोख चीर दी गई थी। आज विभाजन विभीषिका को याद करना अत्यंत आवश्यक है जी, क्योंकि ये वही दिन है जब लाखों लोग उजड़ गए, सड़कों पर खून बहा, बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? अगर इस बात को बताया जाता है या ये सवाल पूछ लिया जाता है तो क्यों कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है? तो मेरा एक सवाल यह भी बनता है कि
जब हर घर में तिरंगा लहराने के लिए, हम क्रांतिकारियों को याद करने के लिए, विभाजन की विभीषिका को मेमोराइज करने के लिए आज के इस दिन पर या 15 अगस्त को गौरव और गर्व का दिन बनाकर मानकर इस प्रक्रिया में जुड़ते हैं, तो क्यों कुछ लोगों के घरों में तिरंगे की जगह कुंठा पसर जाती है? तो ये बात समझने वाली है। और ये तिरंगा यात्रा या सिर्फ हर घर तिरंगा एक महज अभियान, एक सिर्फ तिरंगा फहराने मात्र का अभियान इसे मत समझिए। जब हम तिरंगे की बात कर रहे हैं तो मोहन यादव जी ने यह भी कहा कि स्वच्छता और स्वच्छंदता का भी यह एक संकल्प लेने का समय है कि हम पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का वातावरण बनाएं, और साथ ही जल संरक्षण का भी मैसेज दिया जा रहा है। तो मतलब पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो मैं इसे एक लाइन में समेटना चाहूंगा आज के इस दिन के लिए कि हिंदू का लहू, मुसलमान की चित्कार, हर गली में बिखरा था बंटवारे का अंबार, जिन्हें कुर्सी प्यारी थी वो सत्ता ले उड़े, और पीछे छूट गया सिर्फ मौतों का संसार, सिर्फ मौतों का संसार। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास सेकंड राउंड के लिए। राहुल राज जी, कैसे देखें सर इस तिरंगा अभियान को? मुझे दुख होता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। अगर सम्मान तिरंगे का होता तो 15 अगस्त है कल, पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का उद्बोधन होता है। इन सब बातों के बीच ऐसी बातें लाकर ये सियासत नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं भाई? अगर ये इतने ही बड़े देशभक्त हैं, सागर कसेरा जी बड़ा मुस्कुरा के मोबाइल में कुछ टाइप करके लाए और देख के पढ़ रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसी मोबाइल से ये पूछ के बताएं कि जब पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा रहा था, तब ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के क्यों बैठे थे कई राज्यों में? जब आजादी के बाद भारत ने तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज माना, तब इनके संघ के कार्यालय पे लंबे समय तक भगवा ध्वज लहराया लेकिन तिरंगा नहीं लहराया, तब तिरंगे का अपमान नहीं किया। इनके ही आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने देश के संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, हिंदू कोड बिल आया, संविधान की प्रतियां चलाई, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। लंबे समय तक तिरंगे का अपमान करने वाले, मैं सुन रहा था रामेश्वर शर्मा जी कह रहे थे हम तो पाकिस्तान में जाके भी झंडा लहराना चाहते हैं। अच्छी बात है, पूरे देश का एक एक नागरिक चाहता है कि तिरंगे की आन बान शान बनी रहे, मगर कम से कम वो लोग जो तिरंगे का खुद अपमान करते हो, जिन्होंने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं लगाया, आज वो सेल्फी विद तिरंगा कहते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत हंसी तो आ ही सकती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ये लोग जो नाथूराम गोडसे को अपना आइडल मानते थे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, आज ये पूरे लोग मिलकर नतमस्तक किसके सामने होते हैं? उसी गांधी के सामने होते हैं। और ये देश नेहरू गांधी का है, ये देश उनके आदर्शों का है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये बैठ के आज भी ये सियासत क्यों करना है भाई? ये देश आजाद हुआ, किस तरह से देश निकलते निकलते आज 79वां अपना जो 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है, लेकिन हम आज देश में तिरंगे की आन बान शान और देश के उन्नति के पथ पे जाने वाली बातों के अलावा क्या कर रहे हैं? एक शाम पहले बैठ के डिबेट कर रहे हैं और पूरे देश में एक विभाजन विभीषिका दिवस की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सागर कसेरा जी से, देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो उनकी आत्मा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो योगदान गिनाना शुरू करे मुझे, तो मैं बैठ के सुनने का इच्छुक हूं। आपने लगातार देश के साथ कुठाराघात किया, आज आप तिरंगे को आत्मसात करते हैं, हम तो धन्यवाद देते हैं। ये ताकत है सागर कसेरा जी, इस देश के उस लोकतंत्र की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के उस विचार का परिणाम है कि आज आपको तिरंगे का सम्मान करना पड़ा। ये इस देश के तिरंगे की ताकत है कि आज आपके वो नेता जो तिरंगे को अपनाने को तैयार नहीं थे, आज वो खुशी खुशी यात्राएं निकालना चाह रहे हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं। ये देश का लोकतंत्र है, इसमें आप विश्वास रखिए, लेकिन इस लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन लोगों के योगदान को नगण्य ना करें। ये इस देश की आजादी के उस उत्सव की पूर्व संध्या है। इसे मैं राजनीति के पक्ष विपक्ष में ना बांटते हुए केवल ये निवेदन करूंगा कि जो चश्मा है ना, ये लोगों को बांटने का और एक बेमानसता फैलाने का, इसे उतारे और पूरे सच्चे मन से भारतीय मन के इस तिरंगे का सम्मान करें। ठीक है कसेरा जी, क्या ये तिरंगा अभियान राजनीति की भेंट चढ़ गया है या चढ़ाया गया है? और अगर चढ़ाया गया है तो किसने, कैसे?
देखिए, मैं सबसे पहले तो आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि तिरंगा अभियान जब भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना इसे जन आंदोलन बनाने का प्रेरणा ही चाहिए। क्योंकि जब हम देश के तिरंगे की बात करते हैं, और मैं तो बड़ी प्रशंसा करता हूं आपकी इसी मुस्कुराते हुए बिना मोबाइल में देखे भी, कि आपको जीवन में यदि आपके मन में इतना देश प्रेम है तो क्यों हमको आपत्ति है अपने घर पे भी तिरंगा लगाने में। आपने दो प्रश्न बड़े गंभीर उठाए कि आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज को अपने कार्यालय पर नहीं फहराया। ये पूर्ण रूप से एक अतथ्यात्मक और भ्रामक एक। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब एक बार असंवैधानिक करार उन्होंने दिया था, उसके बावजूद आरएसएस का 71 के युद्ध में योगदान देखने के बाद उन्होंने खुद 15 अगस्त की परेड में उन्हें शामिल भी कराया। अगर हम बात करें तिरंगा की, तो आरएसएस ने 14 अगस्त 1947 को आज ही के दिन सबसे पहले अपने कार्यालय पर तिरंगा फहराया था, जब भारत की आजादी की पूर्व संध्या थी। आपको यह बात भी जानकर गर्व होना चाहिए कि देश के अंदर जब 2002 तक तो भारत के आम नागरिक को तिरंगा फहराने की इजाजत ही नहीं थी। और ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है कि हमारे देश में इस प्रकार की सरकारों ने शासन किया कि भारत के आम नागरिक को भी तिरंगा फहराने के लिए नवीन जिंदल ने कितना बड़ा आंदोलन नवीन जिंदल ने किया। और तब जाकर 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरएसएस के मुख्यालय पर सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे देश भर में नागपुर से कन्याकुमारी तक हर कार्यालय पर, हर शाखा में तिरंगा फहराया जाता है और बड़े गर्व से फहराया जाता है। और ये उसी का ही परिणाम है कि आज हम हर घर तिरंगा लेकर के पहुंच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश को दो बातें याद दिलाई जा सके। नंबर 1 कि किस प्रकार नेहरू जी के माध्यम से देश को बंटवारे में बांट दिया गया, कितने लाखों लाख परिवारों का दर्द गया होगा। राहुल जी, समझने की बात है, आज सुबह में ही मैं एक सिख परिवार को मिला जिन्हें विभाजन की विभीषिका ने बड़ा प्रताड़ित किया हुआ था। उनका पूरा की पूरा परिवार विभाजित हो गया, उन्हें घर संपत्ति सब छोड़कर भारत में बंटना पड़ा। क्या कारण था इसके पीछे? क्या नेहरू जी वो बंटवारा अंग्रेजों का दिया हुआ या जिन्ना की बात को न स्वीकार करते तो आज हम शायद एक देश में बैठे होते। तो ये बात समझने वाली है। हालांकि आज हम तिरंगे यात्रा की बात पर बात कर रहे हैं, तो ये बहुत गर्व का विषय है। और मुझे लगता है भारत देश को राजनीति से ऊपर आकर, स्पेशली कांग्रेस पार्टी को राजनीति से बहुत ऊपर आकर अपने घर पर भी तिरंगा फहराने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। और राहुल जी, आप हम मिलकर क्यों ना एक देश एक विचार के साथ अपने तिरंगे की शान में, उन समस्त क्रांतिकारियों की शान में अगर हम खड़े हो जाएं, तो ये अपने आप में गौरव का विषय है और इस पर विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। राहुल राज जी, सवाल आप लोग अभियान को लेकर उठा रहे हैं तिरंगा के, लेकिन बीजेपी बार बार इस बात को कहती है, चूंकि विभाजन विभीषिका भी अब 14 अगस्त को मनाया जाता है, वो कहते हैं कि विभाजन का दंश ऐसा था जिसको आज तक झेला जा रहा है। विभाजन किन कारणों से हुआ? सागर कसेरा जी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में मोबाइल से पूछ के जानकारी दे रहा है? वो कह रहे हैं कि संघ के कार्यालय पे तो हमने सदैव झंडा फहराया, तो किताबों में जो लिखा है वो झूठ है, आज ही बदल गया। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते हैं सागर जी, हम इतिहास जानते हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हो ना, उसके लोगों ने बलिदान दिया है। बीच में मत, मैं बहुत शांति से बात करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस पार्टी के नेताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी अंतिम यात्रा में भी तिरंगा छाती पे रखा है, आप उनसे कम से कम ये ना कहें कि उनका क्या योगदान। आप नेहरू की बात कर रहे हैं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके प्रणेता, आपके पितृ पुरुष पार्टी के, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, तब आपको मुस्लिम लीग बुरी नहीं लगी। आपकी पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के क्या कहते हैं कि जिन्ना वाज अ सेक्युलर पर्सन, जिन्ना बड़े सेक्युलर व्यक्ति थे। तब ये देश अपमानित नहीं होता है। आप ये जितनी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी की किताब कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक पढ़ते तो आपको पता चलता कि हिंदू महासभा ने जब हिंदू कोर्ट में लाया, महिलाओं को अधिकार देने की बात आई, तो रामलीला मैदान सहित 22 जगह पे संविधान की प्रतियां जलाई थी, तब देश का अपमान नहीं हुआ। मैं केवल आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर आरएसएस अपने खुद के इतिहास को ढंग से पढ़ ले तो उसे डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बार बार साधुवाद दे रहा हूं इस लोकतंत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस दृढ़ता का, उस तिरंगे की आत्मसात करने वाली शक्ति का, और उस लोकतंत्र की उस ताकत का जिसमें महात्मा गांधी के प्राण बसे हैं। उसकी ताकत है कि आज टीवी पे बैठ के आप इस बात को डिफेंड कर रहे हो कि नहीं, हमने झंडा लगाया था, हमने झंडा लगाया था। ये है ताकत लोकतंत्र की। आपने झंडा जलाया, आपने झंडे का अपमान किया, आपने कभी झंडे को अपना राष्ट्रीय ध्वज माना नहीं। आप क्या बात करें, अभी साध्वी प्रज्ञा का स्वागत होता है,
रेलवे स्टेशन पे आपकी पार्टी के नेता करते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा जो सरेआम कहती है कि नाथूराम गोडसे महान क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी के हत्यारों को मानने वाले लोग अगर टीवी पे बैठ के हमें ये कहें कि साहब नहीं, आपने बहुत गलत काम किया, आपने विभाजन किया, विभाजन की परिस्थितियों के बारे में कौन नहीं जानता है? विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कारण थे, पूरा देश जानता है। उसके लिए बार बार भारत, आज आप सत्ता में हैं तो आपको सारी बातें आ रही हैं, जब आप सत्ता में नहीं थे तब तो नाथूराम गोडसे आपके लिए सब कुछ था। आज आप सत्ता में हैं तो महात्मा गांधी के चरणों में बार बार नमन करते हैं, तब आप सिलसिलेवार तरीके से नाथूराम गोडसे का ग्वालियर में मंदिर बनवा रहे थे। क्या है सागर कसेरा जी, आपकी हमारी उम्र कम हो सकती है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, ये देश सदैव रहेगा और इतिहास कभी नहीं मिटता। और इतिहास के वो पन्ने जो ये जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से लेके जिन्ना की मजार तक जाने की बात हो, चाहे मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने की बात हो, ये जासूसी के जो प्रकरण आपके चले हैं और जिस प्रकार से आपने बारंबार देश के संविधान का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, ठीक है, कोई नहीं भूलने वाला। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आजाद भारत में राहुल जी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं इस देश के तमाम नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है और कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास में जो बलिदान हुए हैं उसको बार बार जताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बात आपकी ठीक है राहुल जी, लेकिन आपको इतना बस जान लेने की आवश्यकता है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर देने से वो सच नहीं हो जाता। क्योंकि आप 60 साल तक आजादी के एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। संविधान की प्रतियां तो माननीय राहुल गांधी जी भी दिखाते हैं, लेकिन उसको कितना वही मान रहे हैं स्वयं ही, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज भी प्रति दिखाना और प्रति जलाने में अंतर होता है सागर भाई। आज भी प्रति दिखाने और प्रति जलाने में अंतर होता है। आपके नेताओं ने प्रतियां जलाई है, आज ये पूरे इतिहास में आपके नेताओं ने बहुत शांति से प्रतियां जलाई है। मैंने बहुत ये कह रहा हूँ, मैंने बहुत शांति से आपको सुना राहुल जी। राहुल जी, आपकी मेरी लड़ाई का विषय नहीं है, ये तो सिर्फ जानकारी का कई बार अभाव हो सकता है। हमें ये समझना है कि अगर माननीय राहुल गांधी जी आज सावरकर का नाम लेते हैं और उनके ऊपर उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ती है कोर्ट के अंदर बारंबार, तो ये बात क्यों समझ नहीं आती कि हम देश के क्रांतिकारियों का सम्मान एक मत होकर कब करना सीखेंगे? अगर हम एक मत होकर देश के क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आप क्या हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग क्रांतिकारी थे? आप इतने सिलसिलेवार तरीके से सावरकर को हीरो बनाना चाहते हैं? सावरकर जी को माफी डोमेन में एक बात कर रहे हो आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्रांतिकारी नहीं मानते, आप महात्मा गांधी को क्रांतिकारी नहीं मानते, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रांतिकारी नहीं मानते, आप सरदार पटेल को क्रांतिकारी नहीं मानते क्योंकि वो कांग्रेस में थे तो क्रांतिकारी नहीं थे। ये कैसी बात है यार सागर भाई, ये कैसी बात है? ये कैसा समस्या कहाँ है राहुल जी? जब गांधी परिवार ही क्रांतिकारी है, आपको लगता है कि देश सिर्फ एक परिवार में आजाद कराया है? आपकी पार्टी को अभी 80 साल में नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस आजादी से पहले की पार्टी है और आप ये मत मुझे ये टीवी पे बैठ के कहोगे, आपको ये बात समझनी पड़ेगी राहुल जी। आप बताइए, आप इतिहास के इतने बड़े जानकार हैं, कांग्रेस पार्टी के जनक कौन थे? किन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की? आप बताइए। क्या आप ये भूल गए कि महात्मा गांधी जी ने स्वयं ये कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी की अब प्रस्तावना भंग कर देनी चाहिए? जिस प्रकार से आपकी बात भूल जाते हैं, तथ्यों को क्यों नहीं भूल जाते? आप बताइए तथ्यों को प्रस्तुत करना। तो कांग्रेस पार्टी को भंग करने के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल जी, ये भी समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जिसको किन्होंने बनाया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी के कारण, उनके अहिंसा के आंदोलन के कारण ये देश एकजुट होकर एक रास्ते पे चला और देश को आजादी मिली। ठीक है राहुल राजी, फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से। ठीक है, बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन। बात तिरंगा अभियान को लेकर शुरू होती है। ठीक है सर, ठीक है प्लीज। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बात तिरंगा अभियान का कोई किसी को नहीं है, जैसी धारा को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम तो चाहते हैं, लेकिन तिरंगे के नाम पे कांग्रेस पार्टी या देश के आजादी से पहले क्रांतिकारियों का अपमान न करे। क्रांतिकारियों का अपमान भारत, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आप तिरंगा लगाइए, आप यात्रा निकालिए, आप तिरंगे को सलामी दीजिए, हर भारत के दिल में तिरंगा बसता है भारतीय के, लेकिन आप उसमें राजनीति मत करिए। आप आक्षेप मत लगाइए देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। ठीक है, सवाल उठाती है बात पार्टी की नहीं है, बात देश की आजादी और देश के तिरंगे की है सागर भाई। ये ज्ञान जो है ना आपका, ये आने वाली पीढ़ी के लिए घातक साबित होता है। ठीक है राहुल जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन। ठीक है सर, प्लीज थोड़ा सा रुकिए राहुल जी, समय भी खत्म हो रहा है। एक फाइनल रिएक्शन। बात तिरंगे के अभियान से शुरू होती है और
नेहरू जिन्ना पर जाकर खत्म होती है और फिर ये सिलसिला और आगे तक बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि तिरंगा अभियान अगर सरकार निकाल रही है तो फिर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर एग्री कर रहे हैं आप? मैंने आपसे बहुत साफ शब्दों में कहा, तिरंगा अभियान या तिरंगे के सम्मान से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अगर विभाजन दिवस का दिवस लाएंगे और आजादी से पहले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करेंगे और हर बात के लिए नेहरू जी सागर जी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर आपत्ति बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत संक्षेप सागर जी। समस्या यही है कि कब अपमान में बदल जाता है, इनकी डेफिनेशन में सारी समस्या यहीं पर ही उठी हुई है। क्योंकि जब हम एक परिवार को सिर्फ फ्रेम करके देखते हैं तो उसके बाद सम्मान क्रांतिकारियों के लिए बचता नहीं है। जब हम जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो माननीय राहुल गांधी जी उस पर सवाल उठाते हैं। आप खुद संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र की अदालतों को आप नहीं मानते, आप उस पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। ठीक है, चलिए समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, सवाल उठें लेकिन इस देश के अंदर मुद्दों को लेकर, ना कि देश की आन बान शान तिरंगा को लेकर, ये मोटिव भी होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, राहुल जी आपका, सागर जी आपका। तो फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।